लिंक पे भी इसको लगा दूं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ये देखें ल्यूकेमियाज। ल्यूकेमियाज के अंदर बच्चे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 4 ब्रॉड ल्यूकेमियाज हैं जो कि हम लोग कैटेगोरिकली स्टडी करेंगे। एक होते हैं आपके एक्यूट टाइप के, दूसरे होते हैं आपके क्रॉनिक टाइप के, इस चीज़ों को नोट करने की ज़रूरत नहीं है। एक होते हैं आपके माइलॉइड वैरायटी के और दूसरे होते हैं आपके लिम्फोसिटिक वैरायटी के। बिल्कुल इसी तरह क्रॉनिक वाला भी आपका माइलॉइड हो सकता है और लिम्फोसिटिक हो सकता है। अब इसको फर्दर आगे डिस्कशन को लेकर जाते हैं। पहले कुछ जनरल फीचर्स आप लोगों को लिखवा दूं, उनको काइंडली जॉट डाउन कर लीजिए कि जो ALL है, acute lymphoblastic leukemia, it is the most common leukemia in children। ठीक है, it is the most common cancer basically, not leukemia, it is the most common cause of cancer in children। दूसरी चीज जो आपका CLL होता है, it is the most common overall leukemia, ये ओवरऑल मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया है। ठीक है, चाहे हम इसके अंदर एज ग्रुप की कंसिडरेशन को नहीं लेके आ रहे कि बच्चा है या बड़ा है, लेकिन आपको ये माइंड में पता होना चाहिए कि जो क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया का पेशेंट होता है वो मेजॉरिटी सिनेरियोस के अंदर आपको कोई सीनियर ही मिलता है, कोई सीनियर सिटीजन मिलता है, कोई अडल्ट बंदा ही मिलता है, कोई एल्डरली मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज बच्चे जनरल पॉइंट्स में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो CNS होता है और जो सी मतलब जो एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया के केसेस होते हैं, ये कॉमनली किन ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये CNS और टेस्टिस के लिए इनकी प्री डिस्पोजिशन जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा इस आपका एक और होता है ल्यूकेमिया, दैट इज नोन एज T सेल ल्यूकेमिया। इसकी प्री डिस्पोजिशन होती है स्किन के लिए, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका T सेल ल्यूकेमिया है ये बेसिकली ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉफिक वायरस करवाता है, जिसको हम लोग HTLV कहते हैं। और बहुत कॉमनली आने वाला एक क्वेश्चन है जब आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो कि ऑन्कोजेनिक होते हैं, तो हेपेटाइटिस B, C और साथ ही साथ आपका HTLV जो वायरस है ये भी ऑन्कोजेनिक है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए कि एक्यूट ल्यूकेमिया हम तब ही कहते हैं जब हमें बोन मैरो के अंदर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बोन मैरो के अंदर आपको 20% से ज्यादा लिम्फोब्लास्ट मिले। लिम्फोब्लास्ट आप सिर्फ अभी ये कह लें कि ब्लास्ट मिले। ठीक है, याद रखिएगा, अगर किसी भी बंदे की बोन मैरो बायोप्सी पे जो ब्लास्ट सेल्स हैं वो 20% से कम है टोटल जो आपने सेल्स एग्जामिन किया उसमें, तो फिर आप लोग उसको ल्यूकेमिया की कैटेगरी में नहीं कैटेगराइज करेंगे, किसी और डिसऑर्डर में करेंगे। तो 20% से ज्यादा होंगे तो देन यू विल सस्पेक्ट ल्यूकेमिया। चलो, अब हम लोग पहला ल्यूकेमिया डिस्कस करते हैं, दैट इज बेसिकली योर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जिसका मैं पहले ही बता चुका हूं कि मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया है बच्चों में और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर है बच्चों के अंदर। दूसरी चीज बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए कि इसकी क्लासिफिकेशन 3 है, मतलब इसकी एक 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली, L1, L2, L3। ये तीनों में डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं है, ये हिमेटोपैथोलॉजिस्ट का काम है या हिमाटोलॉजिस्ट का काम है, इसके अंदर आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही पता हो कि इसकी 3 वेराइटीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। और एक और चीज ये पता हो, 2 इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड, कि आपका जो L1 वेराइटी है यही आपकी मोस्ट कॉमन वेराइटी है और इसी वेराइटी का बेस्ट प्रोग्नोसिस है। इसको काइंडली नोट कर लीजिए, कहीं अगर आपको ये MCQ में आता है तो यू हैव टू सो यू मस्ट नो इट। दूसरी चीज बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए कि इसकी इस कैंसर की जो स्कैनिंग होती है, तो कैंसर सेल्स की स्कैनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं पास स्कैन और साथ थायमिडीन वाला। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है, TDT और पास से क्या बनता है, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट चेन। ये कैंसरस सेल्स को पॉजिटिवली, मतलब जो सेल्स आपके कैंसर होते हैं उनके ऊपर ये स्टेन्स का अपटेक होता है। और ये आपका डीऑक्सीथाइमिडीन स्टेन वाला जो दूसरे वाला है ये भी पॉजिटिव होता है। इसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की मैंने अभी भी पहले बताया कि टेस्टिकुलर और CNS इन्वॉल्वमेंट कॉमन होती है, और अगर टेस्टिकुलर या CNS इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो वो बैड प्रोग्नोसिस का इंडिकेटर है। सॉरी। अच्छा, उसके बाद बच्चे डायग्नोसिस में ऑलरेडी बता चुका हूं कि बोन मैरो बायोप्सी डायग्नोस्टिक है, जिसमें 20% से ज्यादा आपको ब्लास्ट सेल्स मिलेंगे तो ही आप कहेंगे कि ये एक्यूट ल्यूकेमिया है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स में बच्चे आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि आपको एनीमिया मिल सकता है, साथ ही साथ आपको इन्फेक्शन की ससेप्टेबिलिटी मिल सकती है, हिपैटोमेगली मिल सकती है, और साथ ही साथ बच्चे आपको लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है। ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको हर हाल में पता होने चाहिए। बच्चे जब आप लोग क्लिनिक में जाते हैं, वार्ड में जाते हैं, एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट पेशेंट्स पे, तो मैं एक चीज एज अ सीनियर आप लोगों को जरूर एडवाइस करूंगा जो कि बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं, कि किसी भी पेशेंट का एग्जामिनेशन जब आपने करना है
तो आपको पता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर कोई केस हमारे पास एब्डोमेन का है, मतलब एक बंदा है जो कि डायरिया की कंप्लेंट के साथ है, तो बेसिक एग्जामिनेशन उसका जीआईटी के सिस्टम का होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जीपीई जरूर परफॉर्म करना होता है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ही आप लोग लिम्फ नोड्स जो होती हैं उनको पैल्पेट करते हैं। तो बच्चे मेरी बात याद रखिएगा, लिम्फ नोड्स से बहुत ज्यादा बीमारियों के मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लिम्फ नोड्स पैल्पेट करना कभी भी ना भूलिए, चाहे वो सर्वाइकल हो या इनग्वाइनल हो, ये और या एक्सिलरी हो, ये आपको लाजमी पैल्पेट करने चाहिए। ये 3 एरिया, ये मेरी आप लोगों को जनरल टिप है। और याद रखिएगा, एक्सपीरियंस की बेस पे ये बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर ये चीज आप लोगों को लाजमी हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला। चलो, दूसरे बच्चे कैंसर की टाइप पे आते हैं, जो कि है आपका एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया या माइलॉइड जिसको हम कहते हैं। और बच्चे ये कॉमन होता है 15 टू 40 ईयर्स की एज में, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए बच्चे, स्टेनिंग इसके अंदर आपने नहीं भूलनी। स्टेनिंग की बेस टेस्ट पर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ट्यूमर सेल हमने ब्लड से रिकवर किया जो कि पीएएफ पीरियोडिक एसिड शिफ्ट पॉजिटिव है, तो कौन सा कैंसर आप सस्पेक्ट करेंगे? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। इसी तरह आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने एक 25 ईयर ओल्ड बंदे के ब्लड से रिकवर किया ब्लड सेल्स जो कि मेलिग्नेंट हैं और जो पॉजिटिव स्टेन हो रहे हैं बाय सुडान ब्लैक बी माइलोपेरोक्सीडेज और नॉन स्पेसिफिक एस्टेरेज। तो ये कौन सा कैंसर है? एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया। इन तीनों के नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सुडान ब्लैक, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि सुडान ब्लैक जो होता है वो फैट को भी स्टेन करने के लिए यूज होता है, साथ ही साथ माइलोपेरोक्सीडेज। और थर्ड नंबर पे क्योंकि जो आपकी माइलॉइड लिनिएज है इसके अंदर आपके न्यूट्रोफिल्स भी आ जाते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। तो आपके न्यूट्रोफिल्स के पास माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम होता है। और याद रखिएगा बच्चों, अक्सर आपसे ये बात भी पूछ ली जाती है कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको स्टेफिलोकोकस ऑरियस का निमोनिया होता है और उनका स्प्यूटम जो होता है वो ग्रीन कलर का पेयर हो रहा होता है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है एग्जाम के वाइवा का, आपसे पूछा जाता है कि एक बंदे को ग्रीन कलर का स्प्यूटम आ रहा है तो आप क्या सस्पेक्ट करेंगे? तो सबसे पहली चीज बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर आपको ग्रीन कलर का स्प्यूटम किसी पेशेंट को आ रहा है तो आप सबसे पहले यही कहेंगे कि जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। लेकिन स्टेफिलोकोकस ऑरियस तो कोई ग्रीन कलर की पिगमेंट नहीं प्रोड्यूस करता, तो फिर ग्रीन कलर का स्प्यूटम कहां से आया? बच्चे, दैट इज ड्यू टू द ब्रेक डाउन, ड्यू टू द एक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स दैट रिलीज माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम, और माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि आपने एग्जामिनर को ये भी बताना है कि सर सूडोमोनास एरोजिनोसा वो बैक्टीरियम है जो कि ग्रीन कलर की पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, पायोवर्डिन जिसका नाम है, उसकी वजह से भी अगर उसका निमोनिया हो तो उसकी वजह से भी स्प्यूटम ग्रीन कलर का आ सकता है। ये चीज यहाँ पे कोरिलेट हो रही थी इसलिए मैंने आपको बता दी, वरना हमारा मेन फोकस ये नहीं है। तीसरी चीज बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेनिंग जो है एएमएल के सेल्स की नॉन स्पेसिफिक एस्टेरेज से भी हो जाती है। ये तीनों चीजें बच्चे आप लोगों को पता होनी चाहिए, 2 एंजाइम से और एक आपके स्टेन से। चलो जी, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आप उसके ऊपर आए तो आपको मैं एक बात बता दूं कि मुझे अब एग्जैक्टली नहीं याद, वैसे मेरे ख्याल से रॉबिन्स में शायद ये दी थी या नहीं, मुझे वाकई में बिल्कुल भूल गया। लेकिन बच्चे ये क्लासिफिकेशन कई दफा आपके एग्जाम में आ चुकी है, आप लोगों को प्रॉफ में आ जाती है, आप लोगों से वाइवा में सुनी जाती है और एमसीक्यूज में तो आती ही आती है, ये मैं आपको अभी बता दूं। तो इसको अच्छे तरीके से अभी मेरे साथ याद कर लीजिए, मैं कोशिश करूंगा जितनी आपको याद करवा सकता हूं अभी करवा दूं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया या एक्यूट माइलॉजियस ल्यूकीमिया की एक क्लासिफिकेशन है जिसे हम कहते हैं एसएबी क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले एग्जामिनर आपसे यह पूछता है, इसका मतलब है फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन या ब्रिटेन क्लासिफिकेशन। ब्रिटिश मैं तो प्रेफर करूंगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब आप लोग ये देखें कि इसकी क्लासिफिकेशन को मैं कैसे लेबल करने लगा हूं और मेरे साथ इसको काइंडली नोट करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपकी ये बता दूं कि इस कैंसर की आपके पास टोटल 8 वेराइटीज हैं, ठीक है। M0, M1, M2, M3, ठीक हो गया, M4, M5, M6 और M7। अब 8 वेराइटीज हैं तो आपने ये गलती नहीं करनी प्रॉफ में पहले ये बता दूं कि M1 से M8, नो, M0 से M7 तक 8 बनते हैं, ठीक हो गया। चलो, अब दूसरी बात आपने ये और याद रखनी है, मैं आप लोगों को एक निमोनिक तो नहीं लिखवा रहा लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में करके लिखवा रहा हूँ, तो इस चीज को काइंडली नोट कर लीजिए कि M2, M3 और साथ ही साथ M4 और M5, ये जो आपके दरमियान वाले 4 आपकी वेराइटीज हैं कैंसर की,
इसकी ट्रांसलोकेशन या इसके जो क्रोमोसोम्स की म्यूटेशंस होती हैं, जिस किस्म की भी क्रोमोसोमल एबेरेशन या एबनॉर्मेलिटी इस कैंसर में मौजूद है, ये अक्सर आपसे एमसीक्यू में पूछ ली जाती है और ये रटे वाला सवाल है, तो इसको अच्छे तरीके से एक ही दफ़ा याद कर लीजिए। मैं आप लोगों को अभी निमोनिक या वो जो सीक्वेंस है, कोड है, वो लिखवा देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कि इसका पर्पस क्या है। काइंडली इसको नोट कीजिए इन सीक्वेंस। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ M2, M3, M4 और M5, और यहाँ पे मैं इसके सामने इसका जो निमोनिक टाइप है या जो भी चीज़ आप कोड कह ले वो लिख रहा हूँ। 821, 1517, I16 और फिर 911। बस ये याद रख लें, 821, 15, 17, 16, 911। ये आप लोग याद रख लीजिए बच्चे, मान लीजिए ये बात, ये एमसीक्यूज में आप लोगों को ये चीज़ इंशाल्लाह ताला हेल्प करेगी। चलो अब हम लोग इसकी एक एक वैरायटी को डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर कि उसके अंदर है क्या, और आपको उसमें से इतने एमसीक्यू बताऊंगा। ये देखिए, सबसे पहली आपकी वैरायटी है M0, और इसका नाम क्या होता है बच्चे? मिनिमली डिफरेंशिएटेड AML। ठीक है, मिनिमली डिफरेंशिएटेड AML, और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इसके अंदर नो ऑयल रॉड सीन, ऑयल रॉड इसके अंदर आपको नहीं मिलती। ठीक हो गया। ऑयल रॉड्स जो होते हैं बच्चे आपको बिल्कुल ऐसे अपेयर होते हैं जैसे कोई क्रिस्टलाइन रॉड्स हैं, जो कि आपको कैंसरस सेल्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक होता है। आपको अक्सर ये एमसीक्यू आ जाया करता है कि ऑयल रॉड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑयल रॉड्स भी कहते हैं इनको, ऑयल रॉड्स भी कहते हैं, आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ल्यूकेमिया? ALL, AML, CLL, CML। तो आपने कहना है AML। ठीक हो गया। अच्छा, इस वाली टाइप का यही फीचर था। दूसरी वैरायटी बच्चे जो आपको आनी चाहिए M1। M1 का आपको पता होना चाहिए AML, इसका प्रॉपर मतलब इसकी हेडिंग क्या है, इसका नाम क्या है? AML विदाउट मैच्योरेशन। ये ऐसा कैंसर है जिसकी मैच्योरेशन नहीं हुई और इसके अंदर आपको ऑयल रॉड्स बहुत कम मिलती हैं। क्या लिखेंगे बच्चे आप? रेयर ऑयल, ए कैपिटल लिखना चाहिए, ऑयल रॉड्स। और दूसरी बात बच्चे कि इसके अंदर आपको बहुत कम जो होते हैं ब्लास्ट सेल्स मिलते हैं, लेकिन ग्रेटर देन 3% ब्लास्ट सेल्स आपको मिल जाते हैं। चलो उसके बाद बच्चे आप आ जाओ इस वैरायटी पे जो दूसरी वाली है, तीसरी है M2, और इसका नाम है AML विद मैच्योरेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस यहाँ से आपका पूरे का पूरा एमसीक्यू का किस्सा शुरू होता है। सबसे पहला आपका एमसीक्यू जो यहाँ पे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ AML इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी? M0, M1, M2, M3। तो आपको पता होना चाहिए M2 मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक हो गया। दूसरी चीज बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए, मैंने अभी आपको निमोनिक लिखवाया था एक कोड 821, 15, 17, I16, और साथ ही साथ मैंने लिखवाया था 911। तो 821 वाली जो आपकी क्रोमोसोमल एबेरेशन है वो आपको यहाँ पे मिलती है, तो आप क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन बिटवीन 8 एंड 21 क्रोमोसोम आपको यहाँ पे मिलती है। दूसरी चीज बच्चे जो आपको यहाँ पे मिलती है वो ये है कि ऑयल रॉड्स जो होती हैं, ऑयल रॉड्स वो कैरेक्टरिस्टिक है इस कैंसर का, इस कैंसर की टाइप का कैरेक्टरिस्टिक है। नोट कर लीजिए, ये आपका दूसरा तीसरा एमसीक्यू है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ AML इज हाईली एसोसिएटेड विद ऑयल रॉड्स? तो आपने कहना है M2। तीसरी चीज बच्चे जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि इट हैज अ हाई इंसिडेंस ऑफ क्लोरोमा। अब आपके माइंड में आएगा पता नहीं ये कौन सी टर्म ये बोल रहा है, क्लोरोमा क्या बला होती है? बच्चे मैं आपको बताता हूँ क्लोरोमा क्या होता है। क्लोरोमा समझने के लिए आप लोग दो वर्ड इसके साथ लिखें, फिर आपको ये समझ आएगा। एक्स्ट्रा मेडलरी माइलोब्लास्टोमा। बस ये आपका एमसीक्यू है, नोट कर लीजिए इसको। ये आपको एमसीक्यू इस तरह आता है, फिर मैं समझाता हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ AML इज एसोसिएटेड विद क्लोरोमा या एक्स्ट्रा मेडलरी माइलोब्लास्टोमा? तो आपने कहना है M2 की वैरायटी। बेसिकली क्लोरोमा ये होता है, क्लोरोमा हम कहते हैं कि एक ऐसा ट्यूमर है जो कि मैंने आपको बताया था कि बोन के दो पार्ट्स होते हैं, एक बोन की आउटर कॉर्टेक्स होती है, अंदर उसके मेडल्ला होता है, मेडल्ला के अंदर बोन मैरो होता है। तो बोन मैरो से बाहर यानी कि बोन से बाहर कहीं आपका माइलॉइड सेल्स का कोई ट्यूमर आपको अगर मिलता है तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मेडलरी माइलोब्लास्टोमा या क्लोरोमा। और इसके लिए दूसरा लफ्ज यूज होता है ग्रेनुलोसिटिक सार्कोमा का। ग्रेनुलोसिटिक सार्कोमा का वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, अगर आपको एक नाम भी पता है तो दैट्स गोइंग टू वर्क। तो ये आपका एमसीक्यू था, इसके साथ 4 एमसीक्यू जुड़े थे इस वैरायटी के साथ, इसलिए मैंने इस वैरायटी को इतना ज्यादा हाईलाइट किया है। तीसरी बच्चे जो चौथी जो आपकी टाइप आती है दैट इज M3, और इसको हम लोग कहते हैं, एक सेकेंड,
जी, इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया। अगर मैं उसी कोड पे चलता चलूं तो मैंने याद करवाया था 821, 15, 17, I16 और 911। तो अब बारी है 15, 17 की। इसका मतलब है कि इसके अंदर ट्रांसलोकेशन होती है 15 और 17 क्रोमोसोम के बीच में। दूसरी एक और चीज आपको लाजमी पता होनी चाहिए बच्चे कि आपका एक एमसीक्यू आता है, अगर आप लोग अभी नहीं याद करेंगे इसको तो आगे तो करना पड़ेगा। सीपीएस पार्ट 1 में ये एमसीक्यू आएगा और खास तौर पे मेडिसिन में फाइनल ईयर में आएगा, तो इससे अच्छा चुपचाप अभी याद कर लो। एमसीक्यू आता है, which one of the following types of AML is associated with disseminated intravascular coagulation? DIC के साथ कौन सी टाइप एसोसिएटेड है? तो आप लोग कहेंगे कि M3 वैरायटी इज एसोसिएटेड विद DIC। ठीक हो गया। दूसरा एमसीक्यू, तीसरा एमसीक्यू जो इससे रिलेटेड आता है वो ये आता है कि which one of the following types of acute myeloid leukemia या myelogenous leukemia has the most numerous oil rods? तो आपने कहना है कि ऑयल रॉड्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे M2 वैरायटी का, लेकिन M3 वैरायटी के अंदर ये मोस्ट न्यूमरस होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया, इन दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क था। अच्छा, उसके बाद बच्चे एक और एमसीक्यू, जो उसके साथ दो और एमसीक्यूज भी जोड़े हैं जो आपको मैं हाइलाइट्स की फॉर्म में बता रहा हूँ। एक तो ये कि जो सेल्स, ऐसे सेल्स कुछ होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी ऑयल रॉड्स आपको मिलती हैं। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसे सेल्स को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? इनका नाम जो है बहुत मजे का, याद रखें इसको, फैगट सेल्स। क्या कहते हैं बच्चे इसको? फैगट सेल्स। ये नाम आपने याद रखना है। ऐसे सेल्स जिनके अंदर बहुत ज्यादा ऑयल रॉड्स आए। आपको ये एमसीक्यू आ सकता है कि फैगट सेल कंटेनिंग टाइप ऑफ AML इज M1, M2, M3। तो आपने कहना है M3 है ये चौथी टाइप, लेकिन ये जीरो के होने की वजह से, M0 होने की वजह से इसको हम लोग M3 कहते हैं। चौथी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, एक विटामिन ऐसी है जो कि हम लोग M3 टाइप के AML की ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, और उस विटामिन का नाम क्या है बच्चे? विटामिन ए। ठीक है, ये वाली बात बच्चे आपने याद रखनी है कि विटामिन ए यानी कि ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड देते हैं हम M3 के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, ये पूछ रहे हैं कि अगर ऑयल रॉड सबसे न्यूमरस है M3 के लिए, तो क्या M3 का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए? वो बच्चे जो ऑयल रॉड्स हैं वो M2 और M3 दोनों का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन बात यह है कि जो हमारे पास M2 वैरायटी का AML है उसके कोई और फीचर्स है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो इसी वजह से हमने ये कहा कि जो एक चीज उससे रिलेटेड है हम उसी को उसी का कैरेक्टरिस्टिक बना देते हैं। लेकिन आप ये देखें कि M3 वैरायटी का जो AML है उसके साथ एसोसिएटेड DIC भी है, उसके साथ एसोसिएटेड फैगट सेल्स भी हैं। तो इसलिए हमने मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक चीज उसके साथ एसोसिएट नहीं किया ऑयल रॉड्स को, बल्कि हमने सिर्फ ये कह दिया कि मोस्ट न्यूमरस जो होती हैं वो ऑयल रॉड्स इसके अंदर होती हैं। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। आप लोगों को मेरी ये बात समझ आई होगी, इन दो बातों का फर्क। उसके बाद बच्चे पांचवी वैरायटी जो आती है M4 टाइप की, दैट इज नोन एज एक्यूट मोनोमाइलोसिटिक। पहले था प्रोमाइलोसिटिक, अब है एक्यूट मोनोमाइलोसिटिक एनीमिया। और एक्यूट मोनोमाइलोसिटिक एनीमिया के अंदर आपको देखें, अगर मैं निमोनिक रिवाइज करूं तो मैंने क्या याद करवाया था? 821, 15, 17, I16 और 911। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आई से मुराद है इन्वर्जन 16 क्रोमोसोम की इन्वर्जन हुई होती है इसके अंदर, और बस इसका यही फीचर है। और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट दोनों तरह के सेल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके बाद बच्चे अगर आप लोग नेक्स्ट वैरायटी पे आए तो दैट इज बेसिकली आपकी M5 की वैरायटी, जो कि आपकी छठी टाइप बनती है। और इसका नाम होता है, देखिए पहले हमने की एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक, फिर हमने की एक्यूट माइलोमोनोसिटिक, और अब हम लोग कर लें एक्यूट मोनोसिटिक। ठीक है, यानी कि अब हम ट्रूली एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म की तरफ आ रहे हैं जिसके अंदर प्योरली सिर्फ मोनोसिटिक ल्यूकेमिया की इन्वॉल्वमेंट है। अगर मैं निमोनिक को रिवाइज करूं तो मैंने लिखवाया था 821, 15, 17, इन्वर्जन 16 और 911। तो अब 911 की बारी है। तो जो आपका ट्रांसलोकेशन होती है 9 और 11 क्रोमोसोम के बीच में, ये यहाँ पे देखी जाती है। दूसरी चीज बच्चे आपने ये याद रखनी है, आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ AML इज हाईली एसोसिएटेड विद
टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन, टिश्यू इन्वेजन या ऑर्गन इन्फिल्ट्रेशन, कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसको टिश्यू में घुसने का शौक है, तो दैट इज बेसिकली योर M5 या एक्यूट मोनोसिस्टिक ल्यूकेमिया की वैरायटी। और इसके अंदर आप लोग लिखेंगे हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन। तो फिर आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछेगा वो ये पूछेगा, अच्छा चलो तुम्हें ये तो पता है, दैट्स वेरी गुड, ये बताओ कि कौन से टिश्यू के लिए इसकी प्रीडिस्पोजिशन है। तो आपने याद रखना है कि आपके गम्स के लिए इसकी प्रीडिस्पोजिशन सबसे ज्यादा होती है, जो टीथ के साथ आपके गम्स होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ गई बच्चा आपकी 7th वैरायटी दैट इज M6, और इसको हम लोग कह रहे हैं एक्यूट एरिथ्रोल्यूकेमिया। एक्यूट एरिथ्रोल्यूकेमिया जो है वो थोड़ी सी अनकॉमन वैरायटी है, और इसके अंदर आप लोगों को कोई म्यूटेशन का मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि इसके अंदर एक मजे की बात है। मजे की बात यह है कि एरिथ्रोसाइट्स के अंदर जो मैच्योर आपके आरबीसीज होते हैं उनके अंदर तो न्यूक्लियस कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना, लेकिन जब वो बोन मैरो में डेवलपमेंटल फॉर्म्स में होते हैं तो तब उनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन कितना होता है, एक होता है। लेकिन एक्यूट एरिथ्रोल्यूकेमिया के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि चूंकि ये एक कैंसर सेल्स है, तो आपको कैंसर सेल है तो आपको एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर जो इसकी प्रिमिटिव फॉर्म होगी दैट वुड अपीयर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये बात बस आप लोग याद रख लें कि कभी आपको सिनेरियो दिया हो कि अ पेशेंट्स ब्लड हैज बीन रिकवर्ड showing presence of multinucleated erythroblast, which type of AML is it pointing to, M5, M6, M7, तो आपने कहना है M6। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आखिरी वैरायटी पे बच्चों आप लोग आ जाएं, तो दैट इज बेसिकली M7 वैरायटी, यानी कि एक्यूट मेगाकार्योसिटिक ल्यूकेमिया। और मेगाकार्योसिटिक है तो इसके अंदर प्लेटलेट का जो प्रीकर्सर सेल है वो इन्वॉल्व है। और दूसरी चीज बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे कभी कोई पूछे विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ AML इज द लीस्ट कॉमन टाइप, तो आपने कहना है कि आपकी जो M7 वैरायटी है मेगाकार्योसिटिक वाली, ये आपकी लीस्ट कॉमन वैरायटी है। दूसरी चीज बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए इसके अंदर कि दिस इज, अच्छा आपसे ये पूछा जाएगा विच वन अ पेशेंट और suffering from Down syndrome has developed acute myeloid leukemia, which variety of AML would be common, would be seen commonly? M5, M6, M7, so your answer should always be M7। मेगाकार्डियोसिटिक वैरायटी जो है ये आपको डाउन सिंड्रोम के अंदर मिलती है। ये बात आपने याद रखनी है बच्चे। डाउन सिंड्रोम वाला और जो डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन वाला था, ये दो एमसीक्यूज बहुत कॉमनली आते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको ये बता दूं कि एक डिजीज होती है जो कि आप लोग पढ़ी होगी, आप लोगों ने या भी पढ़ लेंगे, प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस। प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस का मतलब ये है कि बोन मैरो के अंदर इडियोपैथिक रीजंस की वजह से फाइब्रोसिस हो गया है। तो एक तो प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस होता है, लेकिन एक सेकेंडरी भी होता है जो किसी और कैंसर की वजह से हो जाता है। तो सेकेंडरी माइलोफाइब्रोसिस जो होता है वो एक्यूट मेगाकार्डियोसिटिक ल्यूकेमिया के साथ एसोसिएटेड है। जितने एमसीक्यूज बच्चे पॉसिबल थे मैंने बता दिए, लेकिन एक बात आपने मेरी हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको प्रॉफ के अंदर आए कि राइट डाउन दी FAB क्लासिफिकेशन ऑफ AML, तो आप लोगों ने सिंपली क्या लिखना है, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 और M7 ये लिख के आगे सिर्फ आप लोगों ने इनके कैंसर के नाम लिखने हैं। ये पूरे पूरे पहाड़े और डिटेल्स नहीं लिखनी है। आपने क्या लिखना है, सिर्फ मिनिमली डिफरेंशिएटेड AML, फिर आपने लिखना है यहाँ पे AML विदाउट मैच्योरेशन। ठीक हो गया। फिर आपने लिखना है AML विद मैच्योरेशन। फिर आपने यहाँ पे लिखना है एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया। फिर आपने लिखना है एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकेमिया। फिर आपने लिखना है एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकेमिया। फिर आपने लिखना है एक्यूट एरिथ्रोल्यूकेमिया। और फिर आखिर में आपने लिखना है बच्चे एक्यूट मेगाकार्डियोसिटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन अगर आपने लिखनी है। अगर आप ज्यादा अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं तो आप लोग M2 से M5 की वैरायटी के दरमियान जो 821, 15, 17 इन वर्जन 16 और 911 की म्यूटेशंस लिखवाई थी ट्रांसलोकेशन, वो भी साथ लिख सकते हैं। चलो जी, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बेसिकली क्रॉनिक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। ऐसे कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर प्रोलिफरेशन भी एनहांस हो जाती है और उनके अंदर कैंसरस फीचर भी है। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि क्रॉनिक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो 4 हैं। कौन कौन से बच्चे, काइंडली नोट देम डाउन, ये आपकी बुक में भी गिवन है। सबसे पहले क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया, नंबर 2 पे आपका आता है पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा, नंबर 3 पे बच्चा आता है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, और नंबर 4 पे आता है बच्चे माइलोफाइब्रोसिस, वही जिसकी मैं अभी बात कर रहा था।
अब हम लोग इन सारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और हम लोग फिर इनका डिफरेंशियल भी देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले बच्चे मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि हम लोग WBCs में क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के लिए, क्रॉनिक जो कैंसर होते हैं उनके लिए हम लोग एक स्कोर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज स्कोर। क्या कहते हैं बच्चे? ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज स्कोर। अब आप लोगों को ये वाली बात याद रखनी है कि इसकी डिटेल में आपको नहीं जाना, ये क्या, ये किस तरह बनता है और ये और वो, बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि WBCs के अंदर ये वाला जो एंजाइम होता है ये प्रेजेंट होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो इसके स्कोर के थ्रू हम लोग जज कर सकते हैं कि किस किस्म का क्रॉनिक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर उस बंदे को हुआ है। अभी जो मैंने आपको 4 डिसऑर्डर्स बताए उसमें से सिर्फ एक डिसऑर्डर है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर किसी बंदे के अंदर आपका ये जो स्कोर है ना, इसका एलिवेशन होता है लैब स्कोर, ठीक है। अगर लैब स्कोर इंक्रीज है किसी बंदे का और किसी बंदे का लैब स्कोर डिक्रीज है, तो आप कौन सा कैंसर सस्पेक्ट करेंगे, कौन सा क्रॉनिक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर सस्पेक्ट करेंगे? तो इन चारों कंडीशंस में, पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा, क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया, माइलोफाइब्रोसिस और एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, इन चारों में सिर्फ एक डिजीज है जिसका लैब स्कोर कम होता है, एंड दैट इज CML। ये आपने याद रखना है, ये आपका MCQ है। इन 4 की ऑप्शन दी जाएगी, पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट, या ये पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लो लैब स्कोर, तो आपने कहना है CML। और अगर आप ये पूछा जाए कि विच कैंसर हैव हाई लैब स्कोर, so you are going to say polycythemia rubra vera, essential thrombocytosis and myelofibrosis। सॉरी, ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आप लोग आ जाएं बच्चे पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा तक। सब बच्चों को पता है कि पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, मैं इस डिटेल के अंदर नहीं जा रहा। ये देखते जाएं बच्चे कि पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा जो है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है। आपको सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए कि जो आपने क्रॉनिक माइलोजेनस डिसऑर्डर्स पढ़े हैं उसके अंदर मोस्ट कॉमन वेराइटी जो है वो पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा की है। ठीक हो गया। दूसरी चीज बच्चे आपको ये बता दूं कि आपके जो क्रॉनिक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर थे ये सब के सब जो है जेनस काइनेज 2 की म्यूटेशन के साथ एसोसिएटेड है, सिवाय CML के। ये बात आपने याद रखनी है बच्चे। एक तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बता दी कि CML का लैब स्कोर कम होता है, बाकी तीनों का हाई होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता रहा हूं कि CML के अंदर JAK2 की म्यूटेशन नहीं होती, बल्कि CML के अंदर आपकी ट्रांसलोकेशन होती है 922 क्रोमोसोम की। ठीक है, अभी इसकी डिटेल पे बाद में जाते हैं, सिर्फ आप लोग ये देख लीजिए कि एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस के अंदर और साथ ही साथ बच्चे आपका पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा के अंदर और इसके अलावा माइलोफाइब्रोसिस में आपके JAK2 की म्यूटेशन होती है। ये वाली बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चे एक सेकेंड, पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, उसके बाद बच्चे क्लिनिकल फीचर्स में आपको ये मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ और समझा रहा हूँ, नोट नहीं करवा रहा, वो जोर से सुनिए क्या कह रहा हूँ। बंदे का फेस जो होता है वो प्लेथोरिक अपेयर होता है। प्लेथोरिक इसको हम कहते हैं, प्लेथोरिक भी कहते हैं, कि हाईली रेड कलर का और रेडिश किस्म का फेस अपेयर होता है बंदे का। उसको थ्रोम्बोटिक इवेंट्स हो सकते हैं, हेडेक उसको बहुत ज्यादा होता है बंदे को। क्यों? क्योंकि ब्लड की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा, उसकी प्रोपेंसिटी ज्यादा है। देखिए आप, जब ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो उसकी स्पीड स्लो होगी। जब उसकी स्पीड स्लो होगी तो ब्लड के स्टेसिस का चांस ज्यादा होगा, और जब ब्लड के स्टेसिस का चांस होगा तो वो वर्शोस ट्राइड की जो आपने थर्ड ईयर में पढ़ के आए हैं उसकी कंडीशन को फुलफिल करेगा कि जहाँ पे ब्लड का स्टेसिस होता है वहां पर हाइपरकोगुलेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो थ्रोम्बोटिक इवेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा में जो ग्रेनुलोसिटिक प्रिकर्सर्स होते हैं, यानी कि इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स आप कह लें, और जो आपके मेगाकार्योसिटिक कंपोनेंट है प्लेटलेट्स वगैरह, ये भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो आपको एक बहुत कॉमन बात बच्चे आपको पता चलेगी कि पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा के पेशेंट्स को प्रूराइटिस भी होता है, इचिंग भी होती है, क्योंकि उनके अंदर बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स की डीग्रेनुलेशन होती है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए बच्चे, ये एक बात कि अक्सर ये सिनेरियो इस तरह USMLE के क्वेश्चनियर में आ जाता है कि एक बंदा आपके पास आया है जिसको बहुत ज्यादा खारिश होती है, और दूसरी चीज बच्चे ये है कि उसको ना वो है हार्ट बर्न होता है, बहुत ज्यादा उसका दिल जलता है। तो अब उसकी हमने लिवर फंक्शन टेस्ट कराया, क्योंकि जब भी प्रूराइटिस आए तो हम सबसे पहले लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में सोचते हैं। तो लिवर फंक्शन टेस्ट तो उसके सारे के सारे नॉर्मल आए हैं, LFT नॉर्मल है उसके।
फिर आपका ध्यान जाता है ब्लड के ऊपर, ठीक है। तो अब ये दो सिम्टम्स होते किस वजह से हैं? ये दो सिम्टम्स इस वजह से होते हैं कि जो आपके मास्ट सेल्स होते हैं ये रिलीज करवाते हैं हिस्टामीन, और हिस्टामीन जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि प्लूराइटिस भी करवाती है, और हिस्टामीन जो है वो हार्ट बर्न या पेप्टिक अल्सर डिजीज की भी कॉज है। क्यों? क्योंकि हिस्टामीन इज अ पोटेंट स्टिमुलस फॉर गैस्ट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रेशन के लिए। चलो, मैंने और हिपेटोस्प्लीनोमेगाली भी इसके अंदर हो सकती है। सारे फीचर्स मैंने आप लोगों को बता दिए। उसके बाद बच्चे आप लोग आ जाएं कि आप लोगों को लैब्स की फाइंडिंग के ऊपर क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज की हीमोग्लोबिन आपको अक्सर 18 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा मिलता है। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आरबीसी काउंट होता है वो 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर से ज्यादा मिलता है। सॉरी। इसके अलावा आपको बच्चे ये पता होना चाहिए कि जो हीमेटोक्रिट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, एबनॉर्मली रेज हो जाता है। चौथी चीज बच्चा आपको ये पता होनी चाहिए कि एरिथ्रोपोइटिन जो आपका हार्मोन है जो कि बेसिकली इंडक्शन करवाता है, ग्रोथ करवा रहा है आरबीसीज की, उसके लेवल्स आपको डिक्रीज मिलेंगे या कम मिलेंगे। ठीक हो गया। और लैब स्कोर का बच्चे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लैब स्कोर आपको इसके अंदर ज्यादा मिलेगा। और क्योंकि इसके अंदर बच्चे आप लोगों को मैंने बताया है कि जो आपकी दूसरी सेल लाइन है ग्रेनुलोसिटिक सेल लाइन, तो वो भी म्यूटेट हुई है, तो उसकी वजह से बच्चे आपको इसके अंदर जो होंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस मिलेगा, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर ल्यूकोसाइटोसिस भी मिलेगा। ये दोनों आपको साइटोसिस मिलेंगे, ये वाली बात आपने नोट करनी है। अच्छा, बस ये वाले बच्चे के इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जितने भी हमने लैब पे डिस्कस कर लिए। अब मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट एक टेबल ड्रॉ करके सिखाने वाला हूँ कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा, appropriate polycythemia, inappropriate polycythemia and relative polycythemia। ये चार polycythemia की टाइप्स हैं। गौर से सुनिएगा, कान खोल के, आंखों की नजर आपकी बिल्कुल नजर बोर्ड पे होनी चाहिए ताकि आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सब बच्चे मेरे साथ ये टेबल ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पे हेडिंग देने वाला हूँ आरबीसी मैथ, दूसरी बच्चे प्लाज्मा वॉल्यूम, तीसरी आपकी जो सैचुरेशन होती है ऑक्सीजन की, और चौथी एरिथ्रोपोइटिन के लेवल। ये चार हेडिंग देने के बाद मैं इन चारों डिजीजेस को कैटेगराइज करूंगा यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, पहले मैं इनके नाम लिख देता हूँ, पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्रोप्रिएट पॉलीसाइथीमिया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ इनअप्रोप्रिएट पॉलीसाइथीमिया, भी आपको समझाता भी हूँ कि ये क्या होता है। और चौथी चीज बच्चे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। ठीक हो गया। चलो, अब मेरे पास बोर्ड पे बहुत ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए पहले जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ वो नोट कर लो, मेरी आवाज पे गौर करना मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहली चीज बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा तो एक कैंसर है। ये क्रॉनिक माइलोजिनस क्रॉनिक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स का पार्ट है जिसके अंदर जैक2 की म्यूटेशन होती है। दूसरी चीज बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए कि अप्रोप्रिएट पॉलीसाइथीमिया जो होता है ये सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के रिस्पॉन्स में होता है। किस किस के रिस्पॉन्स में? सीओपीडी के रिस्पॉन्स में, और आपकी जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होती है साइनोटिक वाली, ये आपने याद रखना है। तीसरी चीज बच्चे जो आपका इनअप्रोप्रिएट पॉलीसाइथीमिया होता है तो ये रीनल सेल कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि एक्टोपिक एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन होती है। और चौथी चीज बच्चे जो रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया होता है तो ये वॉल्यूम डिप्लीशन की वजह से होता है। जैसे आपको अगर डिहाइड्रेशन हो गई है और आपका बहुत ज्यादा बॉडी फ्लूइड लॉस हो गया है तो आपको रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया होगा। चलो, अब आप लोग देखो बच्चे कि इसके अंदर होता क्या है, और से देखते जाना बच्चे। मैं रीजन साथ साथ बता रहा हूँ। पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर आरबीसी का मास इंक्रीज होगा। अप्रोप्रिएट पॉलीसाइथीमिया के अंदर भी जो आपका आरबीसी का मास होता है ये इंक्रीज होता है, और इनअप्रोप्रिएट के अंदर भी इंक्रीज होता है। लेकिन रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया के अंदर तो आपको सिर्फ फ्लूइड डिप्लीशन हुई है, उसके अंदर आरबीसी का मास कांस्टेंट रहेगा, तो वो नॉर्मल ही रहता है। ठीक है। उसके बाद बच्चे प्लाज्मा वॉल्यूम पे अगर आ जाएं तो पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज करता है, और रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया में प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज करता है, डिहाइड्रेशन होती है, इसी वजह से आपका रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया हुआ है। जबकि नॉर्मल पॉलीसाइथीमिया अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट में प्लाज्मा वॉल्यूम नॉर्मल रहता है। सैचुरेशन पे बच्चे अगर हम लोग आ जाए तो पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा में जो सैचुरेशन होती है ऑक्सीजन की वो तो नॉर्मल रहेगी, और इनअप्रोप्रिएट वाले के अंदर भी नॉर्मल रहती है, और इस वाले में भी नॉर्मल रहती है। लेकिन
एप्रोप्रिएट पॉलीसाइथीमिया में क्योंकि आपको डिजीज है सीओपीडी या कॉन्जेनिटल हार्ट की डिजीज, तो सैचुरेशन आपकी डिक्रीज कर जाती है। ये वाली बात आपने बच्चे याद रखनी है। और एरिथ्रोपोइटिन लेवल्स को बच्चे अगर हम डिस्कस करें तो एरिथ्रोपोइटिन लेवल अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट दोनों में इंक्रीज करते हैं, क्योंकि एक कैंसर की वजह से हो रहा है और दूसरा हाइपोक्सिक कंडीशन में एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वगैरह में एरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम हो जाता है और रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया में नॉर्मल ही रहता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा और फिर मैं आप लोगों को कुछ और रीजन साथ ही साथ इसके बता देता हूँ कि ये मैंने क्यों लिखवाई है।